A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F vector given by F vector is equal to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap. तो एग्जाम्पल नंबर 30 देखिएगा. पेज नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 30. F vector is equal to minus I cap plus 2j cap minus I cap plus 2j cap plus 3k cap न्यूटन. ये है. अब इसमें है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस. तो z एक्सिस के अलोंग ही मूव करना है उसको. ठीक है. तो जब z एक्सिस के अलोंग वो चीज़ बॉडी मूव कर रही है तो हम ये कहेंगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर बोल दिया. तो इन्होंने बोला कि फोर्स तो ये दे दिया, वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस. तो z एक्सिस के अलोंग यानी कि 4k क्या है. ठीक है. तो x एक्सिस के अलोंग तो मूवमेंट है ही नहीं. लिख दीजिए 0 i का x एक्सिस के है तो i कैप होगा ना, k कैप तो होगा. देखिए क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस. तो z का मतलब k कैप हो गया. तो 0 i कैप 0 j कैप और कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो 4 k कैप और कितना 4 मीटर बोल रहे हो, 4 मीटर अलोंग z एक्सिस. और ये जो है ये दे रखा है हमको न्यूटन में. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है तो वर्क डन आ जाता है हमारे पास. तो आप ये देखिएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, वर्क डन निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करा जाता है. माइनस 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 0 i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप. तो ये i वाले में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 हो गया, 12 जूल. ठीक है. अच्छा, कभी अगर हमारे को ये लगे कि भाई कभी दोबारा बोलो, अरे बोलो तो सही. क्या अच्छा सुनो, ये वर्क डन जो है ना, वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट होता है. डॉट मतलब वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो जब स्केलर क्वांटिटी होगी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट निकल है ना. तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ है, आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, अब उसको मल्टीप्लाई हमको करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो स्केलर आ रहा है या वेक्टर आ रहा है. तो जब आपको ये पता होगा कि भाई ये चीज़ वेक्टर आ रही है तो फिर आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है. हमको मालूम है कि वर्क डन कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे तो आंसर से होगा गलत आएगा क्योंकि वर्क डन कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है. तो इसलिए आपको फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आपको निकालना है. क्लियर? ठीक है. एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 24. एग्जाम्पल 34 वही 24 तो दिखाई भी नहीं दे रहा है. चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 34 देखिएगा. 34 में क्या है? एग्जाम्पल 34 में if vectors p vector q vector and r vector have magnitudes 5 12 and 13 units. ठीक है. तो p वेक्टर q वेक्टर और r वेक्टर हमको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं. एक p वेक्टर है, एक q वेक्टर है और एक r वेक्टर है. तो ये 3 हमको वेक्टर्स दे रखे हैं. अब वो बोल रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड्स 5 12 और 13 है. इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड को ऐसे बोल देते हैं p वेक्टर का मॉड ऐसे बोल देते हैं, या फिर सिंपली p बोल दो. मतलब p के ऊपर एरो का साइन मत लगाओ. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, p हो गया 5, q हो गया 12 और r हो गया 13. ये दे रखा है इन्होंने. उसके बाद वो कहते हैं कि एंड p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर.
गिवन p vector plus q vector is equal to r vector. p vector plus q vector is equal to r vector. Find the angle between q vector and r vector. मुझे q vector और r vector के बीच का एंगल निकालना है. तो उसको एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको इधर ले जाइए पहले. p vector is equal to r vector minus q vector. 90 डिग्री होगा नहीं, cos इनवर्स 12/13 आ रहा है. 12/13 90 होगा. सही. चलिए जी, अब देखिएगा p वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस q वेक्टर, ये दे रखा है. तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा हो गया कि p वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस q वेक्टर. मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे जो एंगल निकालना है वो q वेक्टर और r वेक्टर के बीच में निकालना है. तो हमें r और q दोनों एक जगह चाहिए. अब क्या करेंगे, इसको पलट कर लिख दो. r वेक्टर माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर. ये हो गया. उसके बाद लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. हाँ जी, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमने नॉर्मल जो नंबर्स देखे थे, नंबर्स में जब स्क्वायर करा जाता है तो क्या होता है, ये नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये स्क्वायर होता है. तो जब कभी भी वेक्टर्स में कहा जाएगा ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो भी वही काम करेंगे कि वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन कौन सा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस या डॉट? डॉट प्रोडक्ट करते हैं हमेशा. जब भी स्क्वायरिंग करते हैं तो सेम नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट करा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करते. तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर. ये हो गया इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ही हो गया. अच्छा, अब जब करेंगे तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर माइनस का आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर माइनस का क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस माइनस प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर. ठीक है. जब किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है. तो ऐसे ही यहाँ पर आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो गया, आर स्क्वायर. ठीक है. और ये आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर है, इसको आप पलट कर भी लिख सकते हैं, माइनस आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. माइनस आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो ये हो गया माइनस का 2 आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर. अब आर स्क्वायर क्या है देखिएगा, आर क्या दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है, क्यू स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर और पी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर. तो -2 और आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की जगह मैं लिखूंगा आर क्यू कॉस थीटा. समझ गए? सर इसको उधर नहीं लेके जाएगा, समझ गया. इसको क्या रहे, हाँ इसको उधर ले जाता है. कोई बात नहीं, इसको उधर ले जाओ या बाद में माइनस से माइनस काट दो, एक ही बात है. ठीक है ना. ये जो आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, वही लगाया मैंने आर क्यू कॉस थीटा. ये करा, समझ गए. अब इसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144. ठीक है. और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 -2 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है 13 और क्यू की वैल्यू है 12. 13 इंटू 12 कॉस थीटा 25 माइनस 169 माइनस 144. वन 169 और 144 ये दोनों माइनस माइनस है, यानी कि ये दोनों के दोनों ऐड होंगे. ठीक है. तो कितना हो जाएगा 13, 6 + 4 10 और 1 11, 1 कैरी, तो 1 1 2 और 3 1 3,
माइनस 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 5 इज 8 इधर 0 बचा 10 माइनस 2 इज 8 288 आ गया माइनस का तो ये हो गया माइनस का 288 तो माइनस से माइनस कट गया अब cos थीटा इज इक्वल टू 288 अपॉन 2 इंटू 13 इंटू 12 ठीक है बट 288 जो है वो 144 का ट्वाइस है 144 का ट्वाइस है और 12 से 144 होता है तो 12 2 ज़ा 24 28 माइनस 24 इज 4 4 8 48 12 4 ज़ा 48 2 12 ज़ा 24 तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13 cos थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13 आ गई तो इसका मतलब क्या है कि थीटा को हम क्या लिख देंगे cos इनवर्स 12 अपॉन 13 या तो ये लिख दो 12 अपॉन 13 और नहीं तो एक चीज़ देखिएगा ये जो 5 12 और 13 है ना ये बड़ा फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ये हो गया 5 ये हो गया 12 और ये हो गया 13 ठीक है हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी लॉन्गेस्ट साइड उसके बाद जब 12 अपॉन 13 आ रहा है तो 12 अपॉन 13 का मतलब क्या है कि ये थीटा ये रहा होगा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और थीटा के एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है बेस होती है बेस इज इक्वल टू 12 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 तो आप cos थीटा जब कहेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13 इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कहाँ से होगी सर मैंने उसके बीच में निकाला हाँ? 5 और 12 के बीच में निकाला अच्छा तो वो तो गलत हो जाएगा नहीं वो नहीं आपने पी और क्यू के बीच में निकाला क्या अच्छा नहीं मैंने देखा कोई बात नहीं। तो ये cos इनवर्स 12 अपॉन 13 क्लियर है ठीक है जो भी वैल्यू हमसे ना निकाली जाए हम सीधा सीधा उसको cos को इधर ले जाएंगे और cos इनवर्स के टर्म्स में लिख देंगे ये हमारा फाइनल आंसर है बताइए भाई ऑनलाइन वालों को बताइए क्लियर है Yes, sir. सर हाँ जी ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज टू r वेक्टर गिवन है हाँ तो बस हमने q वेक्टर को इधर क्यों लिया है क्यू वेक्टर को इधर क्यों लेकर आए हमने एक्चुअली करा क्या है कि हम क्यू वेक्टर को इस तरफ इस वजह से लेकर आए हैं क्योंकि जब आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर करूँगा और जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा ना तो स्क्वायर करने पर मेरे को आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर वाला टर्म मिलेगा मुझे क्योंकि एंगल आर वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में निकालना है तो इसलिए मैं आर और क्यू को एक साथ लेकर आया अगर हमें अगर पी और क्यू के बीच में निकालना होता तो ऐसे ही छोड़ते तो यहीं पर स्क्वायरिंग कर देते बहुत p और r के बीच में निकालना होगा तो फिर पी को उधर ले जाते पी को उधर ले जाते या आर को इधर ले जाते वो एक ही बात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि बाद में जैसे नेगेटिव से नेगेटिव कट गया है ना तो वो सॉल्व होकर सेम ही हो जाएगा लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जिस वेक्टर जिन जिन वेक्टर्स के बीच का मेरे को एंगल निकालना है उन वेक्टर्स को साथ में रखना होता है क्लियर है चलो आगे हाँ जी और बताइए बेटा और कोई डाउट है क्या हाँ 30 कौन सा वाला करो 13 38 कहाँ पर रखे ये वाला हाँ एग्जाम्पल नंबर 38 भी देख लीजिए पेज नंबर 22 पर है इसमें है अ पॉइंट कैपिटल P लाइज इन द XY प्लेन तो हमारे पास कोई पॉइंट है कैपिटल P वो XY प्लेन में लाई करता है ठीक है इट्स पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स XY कोऑर्डिनेट्स और बाय अ रेडियली डायरेक्टेड वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस y j कैप मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस फाइंड अ वेक्टर i r cap of unit magnitude in the direction of r vector and a vector I theta cap of unit magnitude normal to the vector I r cap and lying in the xy plane ठीक है जी अभी देखते हैं ओके ये बता दूँ दोबारा हाँ जी पेज नंबर 22 पर एग्जाम्पल नंबर 38 है
एग्जाम्पल 38 है, देखिएगा क्या है, अ पॉइंट P लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, इट्स पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और बाय अ रेडियली डायरेक्टेड वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, देखिए ऐसा है, हमने ये कहा कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, इस अपवर्ड डायरेक्शन को हमने y मान लिया और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है, इसको x मान लिया और जो फ्रंट में डायरेक्शन है इसको z मान लिया। तो एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट P है, तो आप ये देखिएगा एक्स वाई प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इस प्लेन में कहीं पर कोई एक पॉइंट लाई करता है, उस पॉइंट को इन्होंने बोल दिया P, उस पॉइंट को P बोल दिया। अब इन्होंने बोला है कि उसकी जो पोजीशन है ना, वो एक वेक्टर आर वेक्टर है, उससे रिप्रेजेंट करी जाती है इसकी पोजीशन। तो कैसी है ये, हमने O से यानी कि ओरिजिन से P को ज्वाइन कर दिया, तो ये वेक्टर आर वेक्टर बन गया और आर वेक्टर क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कुछ भी हो सकती थी इसकी वैल्यू, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, कुछ भी हो सकती थी। तो यहाँ दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो ये जो वेक्टर बना है ना, वो भी वेक्टर जिसको हमने आर वेक्टर बोला है, ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं फाइंड अ वेक्टर आई आर कैप। अब मेरे को एक वेक्टर निकालना है आई आर कैप, ये वेक्टर निकालना है ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर आई आ गया है और ऊपर कैप आ गया है तो इसका मतलब वो यूनिट मैग्नीट्यूड वाला ही वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ही है। इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड अ वेक्टर आई थीटा कैप ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड नॉर्मल टू द वेक्टर आई आर कैप। ठीक है, नॉर्मल टू द वेक्टर आई आर कैप एंड लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एंड लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हाँ जी। सर अगर आई थीटा कैप आई आर कैप पे नॉर्मल है तो मेरे को इसमें 90 डिग्री आना पड़ता है। नहीं, मैं समझा नहीं। अगर आई थीटा कैप जो है वो आई आर कैप के नॉर्मल है तो सर परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, 90 डिग्री का एंगल बना। हाँ, परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, यस। ठीक है, अब सुनिए जरा मेरी बात। वो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि आपको आई आर कैप निकालना है, आई आर कैप सबसे पहले बोल रहे हैं, आई आर कैप निकालना है। तो आई आर कैप कैसे निकालेंगे? ये आर कैप है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये दे रखा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक तरीका क्या होता है कि यहाँ पर ये हमसे ये नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा, ये हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको आर कैप निकालना है। आर कैप का मतलब तो क्या हो जाता है कि इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, भाई वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो हो जाता है। अब क्या करें कि भाई ये एक्स आई कैप है और ये वाई जे कैप है और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो भाई इस एंगल का कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, ये एंगल किसी वजह से दे रखा है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी कभी किसी वेक्टर को स्प्लिट करा जाता है तो अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन। तो जरा देखिएगा, ये जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दे रखा है, जेड हटा रहा हूँ मैं, जेड का कोई रोल नहीं है इसमें, जेड हटा रहा हूँ। तो देखिएगा कि हमने क्या करा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक वाला वेक्टर पता चल गया, इसको ओ ए बोलूँगा मैं। ये क्या होगा, ये होगा एक्स कॉस थीटा, ये होगा एक्स कॉस थीटा। नहीं समझे हो तो बताता हूँ, दोबारा बताऊँ? सर आर cos थीटा बोल रहे हैं। चलिए, सही कह रहे हैं, आर कॉस थीटा। देखिए ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हो गए एक्स कॉमा वाई, ये एक्स कॉमा वाई हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ओ से लेकर ए तक वाली जो लेंथ है ये क्या हो गई, एक्स हो गई, समझ गए। और ये ए जो है, ए से पी तक वाली लेंथ जो है ये वाई हो गई। अभी क्लियर? ठीक है, ये वाई हो गई। अब आप ये देखिएगा कि अब मैं एक्स की और वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ थीटा के टर्म्स में, तो कैसे निकालेंगे? आप ये कह दीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले का मैग्नीट्यूड तो फिर आर हो गया, इसका तो मैग्नीट्यूड आर हो गया, क्योंकि ओ पी वैक्टर जो है वो आर वैक्टर ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, आर होगी। अब देखिएगा कि अब अगर मैं कहूँ कॉस थीटा, तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एक्स अपॉन आर,
एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। सिमिलरली जो साइन थीटा है, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा वाई अपॉन आर। तो यहाँ से वाई क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा ये करने के बाद में फिर वो पूछ रहे हैं कि भाई आप आई आर कैप बताइए, आई आर कैप क्या होगा। तो आई आर कैप हो जाएगा, और क्या बोल रहे हैं इन्होंने कहा है कि फाइंड अ वेक्टर आई आर कैप ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो आई आर कैप इज इक्वल टू क्या कहेंगे, ये होना चाहिए एक्स आई कैप। अगर हम कहें कि आर वेक्टर के अलाउंग मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके डायरेक्शन में निकालना है या उसके पैरेलल निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास, ऐसे लिख रहा हूँ उसी आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर। अब देखिए आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन ये जो आर है, ये आर क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, और उसका अंडर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा जी, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आई आर कैप को हम क्या बोलेंगे, आई आर कैप इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर करने की बजाय आप एक काम जो करिए, आर ही रहने दो उसको बस, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो आर है ये कट जाएंगे। ठीक है, तो आई आर कैप क्या हो गया हमारे पास, ऊपर से आर कॉमन ले लिया, ये हो गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और नीचे आर था ही, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, आंसर देखिए ये दे रखा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बताइए भाई यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, आदित्य बताओ। हाँ क्या दिया, समझ गया। बार बताओ, अभी दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिएगा कि ये जो मैंने नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं लिखना है, रहने दो उसको, इसको आर ही रहने दो। ये समझ में आ गया कि आई आर कैप जो है, ये इन्होंने बोला है कि एक आपको वेक्टर निकालना है ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही निकालना है आपको ये। तो जब मुझे ये आर वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, तो इसका मतलब मुझे आर वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर को आर के ही आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स की जगह क्या डाल दिया आर कॉस थीटा प्लस, और वाई की जगह आर साइन थीटा, ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू डाल दी थीटा की टर्म्स में, और डिनोमिनेटर में आर था उसको आर ही रहने दिया, इधर से भी आर इधर से भी आर कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप आर से आर कट गया। सही है? ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये बोल रहे हैं, इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर आई आर वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड अ वेक्टर आई थीटा कैप ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड नॉर्मल टू द वेक्टर आई आर कैप एंड लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एंड लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो अब क्या करना है कि एक्स वाई प्लेन में ही वो लाई करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जैसे पॉइंट पी है एक्स वाई प्लेन में, तो इस पर अगर एक वेक्टर जेड की डायरेक्शन में निकालें तो वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसी पर एक्स वाई प्लेन पर ही रहना चाहिए वो वेक्टर। तो आप क्या एग्री है ऐसे करना? आप ऐसे कर लीजिए और ये वाला एंगल 90 डिग्री बन लीजिए। बताइए समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये एक नया वेक्टर मान लिया P, और इस पॉइंट को बोल दीजिए B।
हमने ये पी बी मान लिया, तो ये पी बी वैक्टर बन गया। ठीक है, अब पी बी वैक्टर किस तरीके से होगा ये देखिएगा। हमने ये कहा कि मैं पी बी वैक्टर चलिए बन तो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उसके उस वैक्टर को हमने आई थीटा वैक्टर बोल दिया और हम उसका यूनिट वैक्टर निकालना चाहेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये तो हमारे पास थीटा था ही, ये 90 डिग्री था ही, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हमने बना ही दिया अंदर। और अब आप ये बताइए कि क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे? ठीक है, अब ये सिमिलर हो जाएंगे तो ये वाला एंगल जो है, जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही बन जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है, मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है और ये एक तरह से बन गया इसका मिड पॉइंट, एक तरह से इसका मिड पॉइंट बन गया। तो अब आप ये देखिएगा कि ये करने पर हमारे पास क्या आएगा, एक तो मेरे को ये वाला वेक्टर निकालना है, पी बी वेक्टर, जो इस पर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो पी बी वेक्टर इसको ऐसे बोल दीजिए, पी बी वेक्टर विल बी इक्वल टू इसको एक काम करें ना, इसको थीटा वेक्टर बोल देते हैं, इसको थीटा वेक्टर बोल देते हैं। पी बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर। थीटा वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि वो उसको कह रहे हैं कि आपको आई थीटा कैप निकालना है, आई थीटा कैप निकालना है। तो अब अगर इसके कंपोनेंट्स देखे जाएं तो क्या बन जाएंगे भाई? ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर भी एक्स वाई ही है। अगर इसके कंपोनेंट देखे जाएं तो जैसे ये एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया था, ये एक्स इज इक्वल टू बन गया था आर कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा? सर इसके कंपोनेंट्स नेगेटिव आना चाहिए ना? क्या बोल रहे हो? सर इसके कंपोनेंट्स नेगेटिव होने चाहिए ना? नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ उसको कैसे करेंगे। जैसे ये हमारा है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है एंगल। और हम एंगल जो लेते हैं वो लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है। तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना रहा है, तो आप क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया। तो अब आप क्या करिएगा, आप ये कहिएगा कि आई थीटा कैप, आई थीटा कैप जैसे ये वाला है, सेम यही हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर 180 माइनस थीटा कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर 180 माइनस थीटा कर दीजिए। आप ये देखिएगा। हाँ जी बोलिए सर। इसमें आपने पिछले पार्ट में जो करा है आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, सर इसका रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए, आर वेक्टर नीचे होगा और मैग्नीट्यूड ऊपर होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, जब भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वेक्टर ऊपर आता है, मैग्नीट्यूड नीचे आता है। यूनिट वेक्टर जब निकालते हैं तो वेक्टर ऊपर और मैग्नीट्यूड नीचे, ये करते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। अब देखिएगा कि इसको या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और या फिर एक और काम भी करा जा सकता है। हमें जब ये दिखाई दे गया कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको छोड़ो, आप ये वाला करिए कि हमने जो नया वेक्टर माना उसको थीटा वेक्टर माना। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस थीटा वेक्टर एंड आर वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस थीटा वेक्टर आ जाए मेरे पास, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालने में कुछ भी नहीं है। वो जो वेक्टर आएगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, दैट्स इट, बस। देखिएगा, ये 180 माइनस थीटा बीटा ये सारा कंसेप्ट छोड़िए, ये कुछ नहीं करना, ये सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट छोड़िए, सीधा सीधा ये कहेंगे कि थीटा वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, देयरफॉर थीटा वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये बताओ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब भी वेक्टर में आपस में 90 डिग्री का बीच में एंगल बन रहा होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, थीटा इंटू आर कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे? नहीं, आप ऐसे लिखेंगे कि थीटा वेक्टर
सुनो तो सही, इसको ये कह दिया हमने एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये कह दिया, ठीक है। वो थीटा आर कॉस थीटा नहीं लगाएंगे। सर नहीं, ये 1 नहीं होगा 0 मेरे पास, क्योंकि वो साइन थीटा आता है ना। अरे नहीं, डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस थीटा होता है। ये वेक्टर साइन है ना, वेक्टर में और कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तब लूँगा मैं साइन थीटा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी कभी परपेंडिकुलर दे रखा होता है तो परपेंडिकुलर यूज़ नहीं करते कॉस थीटा में, उसमें सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में तब यूज़ करते हैं जब ये कह दिया जाए कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तभी मेरे को जीरो वाला फंडा समझ में आता है, क्योंकि वहाँ दोनों के बीच में एंगल जीरो बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। तो जब भी कभी परपेंडिकुलर दे रखा हो तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जब भी कभी पैरेलल वेक्टर्स दे रखे हो तब क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। समझ गए? तो देखिएगा, थीटा को मैंने मान लिया एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप, और आर वेक्टर हमें पता ही है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये जो x है इसकी वैल्यू रखेंगे, तो हम ये कहेंगे x की वैल्यू रखूं या कुछ और करें इसमें, x डैश और y डैश निकालना है बस, x डैश और y डैश निकालना है, ठीक है। तो i वाला i में मल्टीप्लाई होगा, तो x डैश इंटू एक्स प्लस y वाला y डैश में मल्टीप्लाई होगा, मतलब j वाला j में होगा, y डैश y इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा जी, x डैश इंटू एक्स कितना है r cos थीटा, y डैश इंटू y कितना है r sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 आया है हमारे पास, जो 0 आया है, मैं देखना क्या करें, एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू कंपेयर करके कुछ नहीं हो सकता क्या? सर एक्स डैश की अलग से वैल्यू निकाल सकते हो। क्या बोल रहे हो? सर वाई डैश और cos थीटा को राइट हैंड साइड पे ले सर, तो एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी। वाई डैश को वाई डैश आर साइन थीटा और cos थीटा को हाँ। राइट हैंड साइड, तो सर एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी। मैं समझा नहीं, वाई डैश का क्या करेंगे, एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी। y डैश को इक्वल टू कर ले जाओ, क्या 0 है, हाँ चलिए, और cos थीटा को भी, तो जिसकी वजह से x डैश की वैल्यू आ तो जाएगी ये कह रहे हैं ना, एक्स X डैश dash आर cos थीटा इज इक्वल्स टू r sin माइनस माइनस, वाई डैश आर साइन थीटा, हाँ, और ये r cos थीटा को भी नीचे ले जाओ, आर cos थीटा को इधर ले जाओ, तो एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस वाई डैश आर साइन थीटा अपॉन आर cos थीटा, ये हो गया आर से आर थीटा। तो एक्स डैश की वैल्यू वाई डैश के टर्म्स में आ गई, लेकिन अब क्या साइन थीटा cos थीटा, मेरे ख्याल से थीटा वाला इक्वल नहीं होगा, हम्म, वो इक्वल नहीं होगा, वेक्टर और देखो माइनस में परपेंडिकुलर अगर निकालेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसका x आंसर तो- माइनस साइन थीटा आई के प्लस माइनस, इसका आंसर आ रहा है माइनस साइन थीटा आ रहा है और उधर प्लस का cos थीटा, माइनस मान लो ऐसा है, प्लस cos है, हाँ तो इससे कोस प्लस में आएगा। तो दूसरी तरह क्या है, अरे ये इसी से हो गया है, कुछ नहीं, कुछ बताता हूँ। अक्सर क्योंकि आई डैश आई कैप थीटा साइन वाला फॉर्मूला लगाया क्या? जो आंसर है, आंसर देखकर समझ में तो आ गया है, लेकिन ना वही देखो, 0 अपॉन आर करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स डैश cos थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं एक्स डैश को
साइन थीटा मान वाई डैश का ठीक है, सर ये वाला फंडा भी यूज़ करेंगे। देखिए आर तो उधर चला गया, हम क्या करेंगे, एक्स डैश को बोल देंगे साइन थीटा सर और वाई डैश की जगह ले लेंगे माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा बिकॉज जो हमारा एंगल है ना, एंगल यहाँ पर भी थीटा आ रहा है, एंगल यहाँ पर भी थीटा आ रहा है। अगर मैं परपेंडिकुलर लूँगा तो एंगल सेम आएगा। जब एंगल सेम आएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि ये बीच का जो साइन है ये चेंज क्यों करा, वाई डैश को माइनस कॉस थीटा क्यों दिया। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि एक्चुअली एक्स को रुक जाओगे, एक्स को लेंगे माइनस साइन थीटा है ना, एक्स को लेंगे माइनस साइन थीटा और वाई को प्लस का कॉस थीटा रखेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब इसको स्प्लिट करेंगे ना तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये तो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा सीधा सीधा। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है ये आ जाएगा साइन थीटा, मतलब थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा साइन थीटा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसमें कि आपने माइनस साइन थीटा ले लिया इधर और इधर प्लस का कॉस थीटा ले लिया, तो इससे होगा क्या कि आपने माइनस अगर मान लीजिए ये ले भी लिया और उसके बाद में आपने माइनस ले लिया कॉमन, -1 ले लिया कॉमन, ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये सही तरीका वैसे है नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, देखिए समझ में तो आ गया। मैं इसमें क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो उससे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी और थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, एंगल इक्वल है ही। ठीक है, वो चीज़ है। हाँ विनय बताओ क्या कह रहे हो। सर जो सर हम लोग उस इक्वेशन में पहुंचे थे x डैश इक्वल टू y डैश sin थीटा बाय cos थीटा, हाँ तो सर i थीटा का क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो सर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना ये आया था x डैश इज इक्वल टू, रुकिए, x डैश इज इक्वल टू माइनस वाई डैश साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हाँ अब बताओ क्या करें। यस सर। अब सर क्योंकि i का थीटा एक यूनिट वेक्टर है तो अंडर रूट, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि हम वेक्टर ना निकाल कर सीधा यूनिट वेक्टर ही निकाल लें। यस सर, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, y का आपकी y डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक ठीक ठीक, चलिए जी ऐसा करके देखते हैं। वो अगर मान लीजिए यहाँ से हमने इसको उधर ले गए और x डैश की वैल्यू y डैश के टर्म्स में निकाल ली और फिर अगर आई थीटा कैप निकालना है उस तरफ करो। इसको बंद करना है, इसने आगे स्लाइडिंग डोर ही खोल दिया, कर दो ये से। ये छोड़ो, यहाँ से ये निकाल दिया, तो आई थीटा कैप इज इक्वल टू आई थीटा कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप अपॉन थीटा। ठीक है, और थीटा को हमने क्या लिया था, थीटा वेक्टर। थीटा क्या था हमारे पास, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। जब थीटा हमारे पास एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप है तो ये एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर हो गया और उसका अंडर। मैं इसको अभी थीटा ही रहना, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर निकालने से डायरेक्ट यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब देखिएगा कि जैसे यहाँ पर ये एक्स डैश है तो एक्स डैश को लिख देंगे माइनस वाई डैश साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। ठीक है,
अपॉन थीटा, थीटा बन जाएगा थीटा बन जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब क्या हो गया, ऊपर आ गया माइनस वाई डैश साइन थीटा आई कैप, ये कॉस थीटा इधर चला गया, प्लस वाई डैश कॉस थीटा जे कैप अपॉन कॉस थीटा, इतना हो गया। और अपॉन में एक्स डैश की वैल्यू, एक्स डैश की वैल्यू ये डाल देंगे माइनस वाई डैश साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस वाई डैश साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक्स डैश की वैल्यू होगी तो एक्स डैश का स्क्वायर, और वाई डैश को वाई डैश ही रहने देंगे, वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, एक न्यूमरेटर में से आप ऐसे निकाल लीजिए, न्यूमरेटर में से वाई डैश अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग लिख लो, ब्रैकेट में क्या बचा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिएगा, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो माइनस वाई डैश का स्क्वायर तो वाई डैश का स्क्वायर ही हो जाएगा। क्या करो, नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखिए एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये हमने थीटा वेक्टर को माना था, यही माना था, और उसको हमने थीटा से डिवाइड कर दिया, थीटा से डिवाइड कर दिया यानी कि हमने थीटा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। क्या हो गया, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब एक्स डैश जो है, एक्स डैश की वैल्यू ये होगी माइनस वाई डैश साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। तो एक्स डैश की वैल्यू यहाँ पर भी डाल दी और ऊपर भी डाल दी, और वाई डैश की वैल्यू वाई डैश ही रहनी थी, उसकी वैल्यू हमने नहीं डाली। एक्स डैश को वाई डैश के टर्म्स में निकालना है ना, समझने की कोशिश करिए, इंटरेस्टिंग है। अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश का स्क्वायर, बस इतना ही। उसके बाद नीचे एलसीएम लेंगे, वाई डैश अपॉन कॉस थीटा है ऊपर, और यहाँ पर क्या है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और अपॉन में देखिएगा यहाँ पर मैंने वाई डैश का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 है, तो वाई डैश का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वाई डैश अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आकर वाई डैश, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के बाहर आकर कॉस थीटा। तो इससे पूरे से ये कट गया, तो ये आपका सही आंसर आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। रूट तो हट गया ना, क्योंकि स्क्वायर था ना, वाई डैश का स्क्वायर था, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा था, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, स्क्वायर हट गया, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो बताइए। कुछ और लगा कर करा 180 माइनस थीटा से, ये ऊपर नहीं देखो तो हाथ ही लगा लिया। ठीक है, और तुमने इसको नीचे की तरफ कर लिया। अच्छा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए तो सही सही है, सही है, गलत नहीं है। बताइए जी, क्लियर है? हाँ, कहाँ अटके हो? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही तो डिवाइड करा है। जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही तो डिवाइड करते हैं। और वेक्टर क्या लिया था हमने, थीटा वेक्टर को हमने ले लिया था, थीटा वेक्टर को हमने ले लिया था एक्स कैप एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये ले लिया था, ठीक है। तो थीटा वेक्टर जो है ऊपर आएगा तो उसमें एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप हो गया, और नीचे लिख दिया थीटा उसको, मतलब नीचे उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका आई कैप वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर,
तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक। तो वो यहाँ पर लिख दिया। अब एक्स डैश की वैल्यू हम निकाल चुके थे। एक्स डैश की वैल्यू कैसे निकाली थी, यहाँ से वाई डैश आर साइन थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, आर से आर कट जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है सर ये ऊपर वाले को तो काम किया ना, जो हमने आई आर कैप के समझाया। बेटा वो तो निकाल चुके, वो तो आई आर कैप तो पूछा गया था, अच्छा शुरुआत में पूछा गया था, तो मैंने तो आई आर कैप निकाल लिया। फिर उसके बाद ये निकाला, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ गए? हाँ ठीक है, तो एक्स डैश की जगह ये वैल्यू डाल दी, वाई डैश साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस वाई डैश जे कैप, ये कर दिया। नीचे एक्स डैश को जगह लिख दिया माइनस वाई डैश साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वाई डैश को वाई डैश ही रख दिया। फिर क्या करा, इधर एलसीएम लिया तो कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर हमने क्या करा, इधर भी वाई डैश है, इधर भी वाई डैश है, नीचे कॉस थीटा, इसको बाहर निकाल कर रख दिया ऐसे। क्या बचा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया। अपॉन में अंडर रूट है, जब माइनस वाई डैश का स्क्वायर करेंगे तो वाई डैश स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर वाई डैश स्क्वायर एलसीएम लिया और वाई डैश स्क्वायर को ले लिया कॉमन। जब एलसीएम लेंगे तो इधर तो 1 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, वाई डैश का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो वाई डैश अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो वाई डैश अपॉन कॉस थीटा से वाई डैश अपॉन कॉस थीटा कैंसिल, यही आंसर है। ठीक है, हमारा भी सही। ठीक है जी, आज इतना ही करिए, और कल जो है, कल आपके एक्स्ट्रा क्लास लूँगा रात में 9 बजे, मैं आपकी ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। जिस बच्चे को ऑफलाइन भी आना हो वो ऑफलाइन आ जाए, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की क्लास कल सुबह रखूँगा। तो जिसने भी बाद में ज्वाइन करा हो, अपना रिवाइज करना हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो भी कर सकता है, पुराना बच्चा जिसने कर रखा है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो सुबह मैं रखूँगा ये क्लास, या तो 7:30 बजे या फिर 8:30 बजे, मैं बता सकता हूँ। नहीं हो सकता है जल्दी, ठीक है, उठना ही पड़ेगा। रीज़न क्या है, यही है ना, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ठीक है।